3 स्टार्ट। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुदर्शन क्लासेस। और आज के दिन हम लोग हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग्स और काफ़ी सारे अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लिया है, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म को समझने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को P&L बैलेंस शीट बनाने के अंदर बहुत बड़ा एक क्लू मिलने वाला है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रिसिप्ट्स के साथ, जो कि दो तरह की होती हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट्स को लेमैन टर्म में समझते हैं। रिसिप्ट होती क्या है? रिसिप्ट का मतलब जब भी हमें कोई चीज़ रिसीव होती है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर रिसिप्ट का मतलब होता है जब भी हमारे बिजनेस के अंदर कैश या मनी का इनफ्लो होगा, यानी इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द बिजनेस इज नोन एज रिसिप्ट। जब जब हमारे बिजनेस के अंदर रिसिप्ट यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी होगा इनटू द बिजनेस, तो हम उस चीज को रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर दो टाइप की रिसिप्ट्स हो सकती हैं। पहली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि अराइज होती हैं, अराइज मतलब हमें रिसीव होती हैं ड्यू टू मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका जिस भी चीज का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरा सर्विस का बिजनेस है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आई एम रनिंग अ कोचिंग बिजनेस। तो मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? टीचिंग। और इस मेन एक्टिविटी, मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से मुझे क्या मिलेगा? इसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी फीस, ठीक है। तो मेरे लिए मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो रिटर्न में मुझे रिसिप्ट मिलेगी, वो क्या मिलेगी? वो मुझे फीस मिलेगी। क्या मिलेगी सर? फीस, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी फीस। सिमिलरली अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है। अगर आप स्टेशनरी बेचते हो, पेन, पेंसिल, मार्कर, रबर, इरेजर्स और कॉपी, बुक, पेन, ये सारी चीजें अगर आप बेचते हो, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना आपकी मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। और इस मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो आपके बिजनेस में इनफ्लो ऑफ मनी होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, यानी हम बोल सकते हैं रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ receipt from sale of goods and services into the business is known as receipt. For example, मैं सर्विस सेल कर रहा हूं, कोई ना कोई गुड्स सेल करेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा तीसरी कोई चीज सेल की नहीं जाती। कोई भी तरह का बिजनेस हो, या तो वो गुड्स में डील कर रहा होगा या वो सर्विसेज में डील कर रहा होगा, है ना। और वो जो सेल करने के बाद उसे जो रिसिप्ट ऑफ मनी हो रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द बिजनेस हो रहा है, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे, ठीक है। वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं बेटा? सर, दोज रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, उसके अलावा कोई भी रिसिप्ट आपको मिल रही है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। सर थोड़ा सा क्लियर करें बेटा। अभी अभी मैंने कहा कि रेवेन्यू रिसिप्ट हम उसे कहेंगे जो हमारी मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से होगी। तो फिर कैपिटल क्या होगी? सर, अदर देन मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से अगर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल देके क्लियर कर दो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, टॉपिक हमारे लिए नया है। तो बेटा समझो एक चीज, मान लो मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और रिटर्न में मैं फीस एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन क्या मुझे मेरा कोई ओल्ड फर्नीचर बेचने पे भी रिसिप्ट ऑफ मनी होगा, इनफ्लो ऑफ मनी होगा? मैंने कोई ओल्ड फर्नीचर बेच दिया सपोज करो, अगर मैंने ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो मुझे रिटर्न में पैसा मिलेगा। लेकिन क्या फर्नीचर बेचना मेरा मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं सर, आपका मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो पढ़ाना है। एग्जैक्टली तो क्या मेरे बिजनेस के अंदर पैसा पढ़ाने की वजह के अलावा अगर मैं फर्नीचर बेचूं, मेरा कोई ओल्ड एसेट्स बेचूं, मेरी कोई प्लांट एंड मशीनरी है उसे बेचूं, इन सब से भी मुझे रिसिप्ट ऑफ मनी यानी इनफ्लो ऑफ मनी इनटू माय बिजनेस होगा कि नहीं होगा? बट ऑब्वियसली होगा। लेकिन सर वो रेवेन्यू इन नेचर नहीं होगा, या वो आपकी मेन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो वो सारी कैटेगरी किस में चली जाएगी?
कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। दोज रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट आर कैपिटल रिसिप्ट। और वी कैन से those receipts which arises due to other than operating activity of the business are known as capital receipt। सर डेफिनेशन हमें समझ में आ गया है, लेकिन सर हम लोग इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग कैसे समझें? हम नए बच्चे हैं सर, हमारे लिए टॉपिक नया है, तो मैं आपको बताता हूं कुछ क्राइटेरिया। आप ये क्राइटेरिया लगा के देख लीजिएगा, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप उसे रेवेन्यू नेचर मान लीजिए, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप उसे कैपिटल नेचर मान लीजिए। जैसे कि वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा पूरी क्लास को, क्योंकि ये आपको आगे P&L एंड बैलेंस शीट बनाने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो हम क्राइटेरियाज की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में करेंगे इस चीज को। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में करेंगे तो हम कंपेयर अच्छा कर पाएंगे कि अच्छा ये रेवेन्यू होता है, ये नॉन रेवेन्यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। मेरे जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं उन्हीं वर्ड्स को आपको पकड़ लेना है और उसी से आप फिल्टर लगा पाओगे कि कौन सी मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सी मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पैसे का बिजनेस के अंदर आना। अब ये बिजनेस के अंदर जो पैसा आया है ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, इसे फिल्टर करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको आनी चाहिए। सबसे पहला, दे आर रिकरिंग इन नेचर। कौन सी चीज? जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो रिकरिंग इन नेचर होंगी। सर रिकरिंग का मतलब बेटा इसको बार बार होने वाली। जैसे कि अगर मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे फीस हर महीने मिलेगी या सालों साल में एक बार मिलेगी? हर महीने मिलेगी सर। तो क्या ये रिसिप्ट मुझे बार बार मिल रही है? क्या ये इनफ्लो ऑफ मनी इनटू माय बिजनेस बार बार हो रहा है? हां सर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर होती हैं। रिकरिंग इन नेचर का मतलब बार बार आएंगी आपके पास। सेकंड, सर दे आर रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब सर ये क्रेडिट साइड क्या होता है, डेबिट साइड क्या होता है? बेटा आप अभी इस चीज को ऐसा समझ लो कि क्रेडिट साइड बोले तो राइट साइड, क्रेडिट साइड बोले तो राइट साइड। अभी मैं नीचे इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको, जब मैं एक्सपेंडिचर समझा चुका हूंगा आपको, तो आपको याद रखना है क्रेडिट साइड का मतलब होता है राइट साइड में। ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखी जाती है। सर अब ये क्या अकाउंट होता है, हमें तो ये भी नहीं पता ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्या होता है। मैं बताऊंगा बेटा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारी सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और उससे हमारा P&L निकलता है यानी प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। सर रिसिप्ट है यानी पैसा अंदर आ रहा है, पैसा अंदर आ रहा है तो शायद इनकम की साइड में लिखा जाएगा, हाँ या ना? और इनकम को हम P&L और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड लिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम हमेशा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L लिखेंगे, दैट इज राइट साइड में लिखेंगे। थर्ड, सर दे डू नॉट इंपैक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सर ये डायरेक्टली हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, जो हमारी बिजनेस में एसेट्स है जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इनको इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मुझे जो फीस मिलेगी वो मेरी रिसिप्ट होगी, ठीक है, और उसमें से मैं अपने खर्चे करूंगा, सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरूंगा और XYZ स्टेशनरी एंड ऑल प्रिंटिंग कॉस्ट जो है मेरा वो मैं करूंगा। तो ये इसकी वजह से मेरी कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज में चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो उसमें क्या फर्क है? जो इसमें था वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे पहला, दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर मैंने मेरा कोई ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, सपोज करो, ठीक है, या सपोज करो मैंने कोई बैंक लोन ले लिया। दोनों ही केसेस में मुझे पैसा मिलेगा, या तो मैं बैंक लोन लूं तो भी बैंक मुझे पैसा देगा,
और अगर मैं मेरा कोई पुराना मशीन, पुराना फर्नीचर बेच दूं तो भी मुझे पैसा मिलेगा। पॉइंट है, क्या ऐसा मेरे बिजनेस में हर महीने बार बार ऐसा होता है, या मुझे कभी फर्नीचर 3-4 साल 5 साल में पुराना हो गया तब मैं बेचूंगा? बट ऑब्वियस है सर, 3-4-5 साल के अंदर कभी कभार आप बेचोगे, जब आपका फर्नीचर खराब हो जाएगा, जब आपकी मशीनरी पुरानी हो जाएगी तब आप उसे बेचोगे। सिमिलरली क्या हम बैंक से लोन बार बार लेते हैं, या साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, इस तरह से लेते हैं? तो ये जो पैसा हमें मिल रहा है आइदर बाय सेलिंग आवर एसेट्स या फिर बाई रेजिंग सम लोन, ये हमारे लिए नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, कभी कभार, यानी बार बार का ऑपोजिट कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। नाउ सेकेंड, दे आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, आप इस चीज को समझिएगा। मैंने अगर मेरा ओल्ड फर्नीचर बेचा, फर्नीचर मैंने अगर सोल्ड किया है, ठीक है, फॉर ₹10,000, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इससे मेरी एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? बट ऑब्वियस सी बात है सर, अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर कम हो रहा है, आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर आपका कम हो रहा है, सॉरी, फर्नीचर आपका कम हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर मैंने कोई बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया, तो इससे मेरी एक लाइबिलिटी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? अगेन आप लोग सोचिए, अगर मैं बैंक लोन ले रहा हूं तो बैंक लोन लेने से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा तो आएगा, बैंक मुझे पैसा तो देगा, लेकिन क्या इससे मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर इंक्रीज होगी, ठीक है। कंपेयर करो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की वजह से आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डू नॉट इंपैक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से पहली बात तो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सर आपकी एसेट्स जो हैं वो कम होंगी, आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो इसका रिकॉर्ड या इसको कहां पर नोट डाउन करेंगे हम? सर हम इसे नोट डाउन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, ना कि ट्रेडिंग एंड P&L। तो आप लोगों को अभी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में एक अंतर समझ में आया होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या चीज किस तरह से नोट की जाती है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसिप्ट है, वहीं पर अगर हमें कोई एसेट बेच के पैसा मिल रहा है या फिर हमें बैंक लोन लेकर पैसा मिल रहा है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। होप करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब खर्चे। खर्चों की वजह से हमारे जेब से पैसा बाहर जाता है, हाँ या ना? ठीक वैसे ही जब जब आपके बिजनेस से आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस, तो हम उन चीजों को एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे। देखिए मैंने लिखा है आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर्स। अब जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, वैसे ही एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं। होने को तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन पहले हम ये 2 समझेंगे क्योंकि अभी अभी हमने इसी नेचर की रिसिप्ट्स को समझा है, तो हमें अगर इसी साथ साथ हम इसी नेचर की एक्सपेंडिचर्स को समझ लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी रिसिप्ट था वो इनफ्लो ऑफ मनी था, अब एक्सपेंडिचर है आउटफ्लो ऑफ मनी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा हमारे बिजनेस में एक्सपेंडिचर यानी आउटफ्लो ऑफ मनी किन किन कारणों से होता है? 2 कारणों से होता है, ठीक है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेफिनेशन को रीड करेंगे फिर समझेंगे। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट्स ऑफ विच आर कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। सर ये बड़ी टेक्निकल लाइन हो गई, लेकिन मैं आपको इसके लिए सरल कर देता हूं। अगर आप कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हो और उसका बेनिफिट
एक अकाउंटिंग ईयर यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर खत्म हो जा रहा है। यानी अब अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, फिर लेना है तो दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, जो रेंटेड है। अब आप उस घर में कितने दिन रह सकते हो? जितने दिन आप किराया दोगे। यानी किराया यानी कि रेंट जो है वो आपको हर मंथ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनवरी मंथ का रेंट दे दिया तो अब आप जनवरी तक रह सकते हो। फेब्रुवरी में रहना है तो फेब्रुवरी का रेंट देना पड़ेगा, मार्च में रहना है तो मार्च का रेंट देना पड़ेगा। सिमिलरली आपके बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉइज काम करते हैं आपके ऊपर, दोज एम्प्लॉइज हु वर्क फॉर यू आर वर्किंग फॉर सम सैलरी. So if you are paying them the salary of January, they'll work for the month of January, month for the February, month for the March, है ना? But they need to be paid every month. ठीक है, every month they has to be paid. इसको हम एक और एंगल से समझ सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वो एक्सपेंडिचर्स है जो मुझे मेरे बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, अच्छे से स्मूथली फंक्शन करने के लिए बार बार करते रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा कोचिंग है, मेरी एक टीम है, वी हैव कपल ऑफ पीपल वर्किंग विद अस, तो मुझे उन सबको सैलरी देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, तभी मेरा बिजनेस चल पाएगा। मुझे अगर इस जगह का रेंट देना है तो वो भी मुझे देना पड़ेगा, इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मुझे रोज हर महीने भरना पड़ेगा, यहाँ पर और भी जो मेरी एमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनका भी जो अगर मुझे एक्सपेंसेस हैं वो मुझे हर मंथ बियर करने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो मेरा बिजनेस स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसमें इंटरप्शंस आ जाएंगे। या तो मेरा कोई एम्प्लॉय मेरी कोचिंग छोड़ के चला जाएगा, या बिजली वाले आकर बिजली का मीटर काट जाएंगे, या कुछ भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर वो खर्चा जो मुझे मेरे बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए करना पड़ता है, या हर वो खर्चा जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब चलते हैं इसी के ऑपोजिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सर ये वो खर्चे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम करते हैं टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट। मान लो मुझे कोई और एसेट खरीद के लानी है अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, कोई मशीनरी लेके आनी है, या फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे और स्मार्ट बोर्ड्स लेके आने हैं, और स्टूडियोज बनाने हैं। ठीक है, ये सारा मेरा एसेट्स होंगे। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि ये सारी मेरी चीज़ें, ये पैनल, ये लाइट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मेरी एसेट है। मान लो मैं अपनी इन एसेट्स को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, और ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो वो खर्चे जो हम अपनी एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या हम इंप्रूव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक मशीन है, उस मशीन का आउटपुट बढ़ाने के लिए मुझे उसमें एक मोटर और लगानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो उस मशीन को मैंने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, अब बिना मोटर लगाए, यानी पहले बिना जब तक कि मैंने मोटर नहीं लगाई थी, वो 500 यूनिट निकाल रही थी, कोई भी चीज़ के, कोई भी प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स बना रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो मोटर लगाई या एडिशनल पार्ट लगाया तो वो मशीन इंप्रूव हो गई, और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 हो गई। अब अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 हुई तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी? बट ऑब्वियस बढ़ी सर, हाँ या ना? जितना ज़्यादा मैं एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा उतना ज़्यादा मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो मेरी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दें या मेरी एसेट्स को इंप्रूव कर दें, वो सब मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एनी डाउट्स? मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन सर फिर वही हमारी प्रॉब्लम कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? थोड़ा सा और फिल्टर कर दो, थोड़ी सी और क्राइटेरियाज बता दो जिससे हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के बैठा हूं। मैं आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको इसके अंदर डिफरेंशिएशन समझा देता हूं। ठीक है, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बात करेंगे। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के सिमिलर हैं बेटा, है ना? इसीलिए बार बार वही वर्ड यूज होंगे जो हमने अभी किए थे। पहली चीज, सर दे आर रिकरिंग इन नेचर। रेंट हर महीने देना है, सैलरी हर महीने देनी है, हाँ या ना? तो ये वो खर्चे हैं जो मुझे हर महीने बार बार, है ना, मीट करने पड़ेंगे, बार बार। ठीक है, ठीक है सर।
सेकेंड, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L। सर ये डेबिट साइड बोले तो बेटा अगर क्रेडिट साइड राइट साइड था तो डेबिट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये सारे खर्चे अभी अभी मैंने बताया था, जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था रिसिप्ट है, इनकम है, इसका मतलब हम राइट साइड लिखेंगे, तो बट ऑब्वियस है रिसिप्ट और एक्सपेंस एक साइड तो है, इनकम और एक्सपेंडिचर एक साइड तो लिख नहीं सकते, तो हमने उसके लिए लेफ्ट साइड चूज किया यानी कि डेबिट साइड चूज किया है। यानी सेकंड पॉइंट है दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट क्या होता है सर, जहां पर हम हमारी सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं। थर्ड, दे डू नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी अभी मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारी पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, सो ऑन। जितने भी एक्सपेंसेस हम डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली करते हैं तो उनको हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बेटा वो समझना। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम उन एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं बेटा जिसको हम फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं या किसी लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा था जो हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते, ठीक है, जो हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, अभी हमने समझा है, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते, वंस इन अ वाइल, वंस इन 2 years 3 years इस तरह से करते हैं। पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। सर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता है कि दीज आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स। परचेज द फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, हम अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एसेट्स खरीदेंगे, ठीक है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली हमने, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली हमने, फर्नीचर खरीद लिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली हमने, और कोई एसेट खरीद ली, या फिर फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स को आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीनरी है जो टोटल आउटपुट अभी मुझे 500 यूनिट का देती है, चाहे उससे मैं कुछ भी बनाता हूँ, पेन बनाता हूँ, कोई फोटो फ्रेम कोई फ्लेक्स प्रिंट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, ठीक है। वो मुझे अभी 500 यूनिट्स अभी बनाकर दे रही है। अब मुझे चाहिए कि मैं उसे इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके अंदर एक एडिशनल मशीनरी इंस्टॉल कर दी उसको सपोर्ट करने के लिए। अब इस को करते ही मैंने क्या किया, मैंने अपनी एग्जिस्टिंग एसेट को इंप्रोवाइज कर दिया, यानी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे रेवेन्यूज भी इंक्रीज होंगे और मेरी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम किसी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव करने के लिए भी कोई खर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी बिजनेस की। सिमिलरली है बेटा, अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब सर हम दोनों को डिफरेंशिएट करते आए थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को डिफरेंशिएट किया था। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने सिमिलर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को समझा था, ठीक वही पैरामीटर्स हैं जिनसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। फिर से वही बात, कभी कभार। कभी कभार का मतलब क्या हुआ, क्या हम एसेट्स रोज खरीदते हैं बिजनेस के अंदर? नहीं। क्या हम मशीन्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं हर महीने, हर 6 महीने में? नहीं सर। हम एसेट्स एक बार एक्वायर करते हैं, फिर हम उसे थोड़े 2, 4 साल, 5 साल तक, जब तक नीड फील नहीं होती, हम ना ही उसे रिप्लेस करते हैं ना ही उसके पार्ट्स को इंप्रोवाइज करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होंगे, यानी बार बार नहीं होंगे, कभी कभार होंगे। सेकेंड इज दे आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे लेके आऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से मेरी पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट होती हैं। अफेक्ट का मतलब आइदर वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। अब समझते हैं, अगर मैं खर्च कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जैसा कि मैंने बोला हमने कोई एसेट्स खरीदी है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, तो इससे मेरी एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज हुई, बट ऑब्वियस इंक्रीज हुई।
तो मैं कह सकता हूं कि जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हमारी एसेट्स की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, ठीक है। एक और एंगल लेके सोचते हैं, लाइबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो मैंने एक लोन ले रखा है, बैंक लोन, तो ये मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट? नो, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो सकती, कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि मैं बार बार लोन नहीं लेता। तो अब मैं यहां पर उस लोन को रीपे कर दूं, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया मैंने, मेरा 10 लाख रुपीस का लोन लिया था, मैंने उसे रीपे कर दिया, तो ये रीपेमेंट भी क्या मैं बार बार करता हूं? नहीं सर, वंस इन अ वाइल होगा, और अगर रीपेमेंट कर दिया तो आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी। तो सिमिलर सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मैं आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, यानी जब मैं रीपेमेंट ऑफ लोन करूंगा, तो मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा? कम हो जाएगी। अब हम वापस से एक बार मैं आप लोगों को पहला वाला स्लाइड दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पर क्या हुआ था, कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से हमारी एसेट्स तो डिक्रीज हुई थी और हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई थी, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट होगा कब? अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं, हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब जब हम परचेज ऑफ कोई भी एसेट करेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, या हमने कोई लाइबिलिटी को रीपे कर दिया, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन होगा, तो वो सारे खर्चे, वो सारा आउटफ्लो ऑफ मनी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब मैं आप लोगों को वापस से चेतावनी दे रहा हूं कि इस वीडियो को बार बार देखना, इस कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर डीप मेमोरी में सेव कर लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप लोगों का बेस बनने वाला है फॉर चैप्टर नंबर 22-23, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट। आप लोगों को पता है, आप लोग 11th के अंदर ये जितना भी कुछ पढ़ रहे हो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ोगे, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे, फिर जर्नल पढ़ोगे, लेजर पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद P&L बनाना सीखोगे, बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। आप लोगों को कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कौन सा मेरा रिसिप्ट, यानी जब मुझे पैसा आ रहा है तो वो कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। सिमिलरली जब मैं खर्चा कर रहा हूँ तो वो कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप चाह रहे होंगे कि सर आप इस चीज़ पर इतना फोकस दे रहे हो, तो सर एक बार इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को हमें एक अच्छे एग्जाम्पल से समझा दीजिए। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से समझा है तो वो आपके यूज कहां आने वाला है, ठीक है। देखिएगा, अब मैं आप लोगों के लिए P&L और बैलेंस शीट का एक स्पेसिमेन बनाने जा रहा हूं। आप लोगों को अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है कि सर अभी तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है, आप P&L बैलेंस शीट लेके आ रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है तो आप अपनी पीयर कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखो, पहली चीज़ मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए बोला था कि वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये एक अकाउंट है, ठीक है बेटा, इस तरह से। एक चीज जो मैंने आपको याद दिलाई थी कि ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है। सर आपने राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा था, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा था। सर हमें ये क्रेडिट डेबिट अभी समझ में नहीं आ रहा, मत आने दो। क्या हम इतना समझ सकते हैं या इतना सा याद रख सकते हैं कि मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कहा था कि ये हमारे लिए इनकम होती है क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी आता है, और उसे हम राइट साइड या क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम क्या इस साइड को इनकम साइड बोल दें? सिमिलरली मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको कहा था जब जब हमारे बिजनेस में से रेवेन्यू नेचर का खर्चा, यानी फ्रीक्वेंट जो खर्चे बार बार आउटफ्लो होंगे, उनको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। तो क्या मैं लेफ्ट साइड को एक्सपेंस साइड कह दूं? कह देते हैं। अब देखिएगा, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं। यहां पर सभी तरीके की रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं। क्या आती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी आपके बिजनेस के अंदर होने वाले सभी तरीके के इनकम्स जो हैं वो सारे यहां पर आते हैं। सर जैसे एक इनकम होती है हमारी सेल्स,
जब भी हम कोई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का बिजनेस होता है ब्याज पे पैसा देना, ठीक है, लोन एडवांस करना, तो उन लोगों को इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है, वो उनकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो उनके लिए रेंट रिसीव्ड एक इनकम मानी जाएगी। कुछ लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनको कमीशन से भी इनकम होती है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई कमीशन रिसीव हुई है तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो यानी हमारी जितनी भी इनकम है हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड, राइट साइड या इनकम साइड लिख लिया, ठीक है। अब सर रेवेन्यू रिसिप्ट इधर आएंगी तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इधर आएंगे, सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में नोट करेंगे, क्योंकि सर आपने बोला है ये एक्सपेंस साइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि हमने सैलरी पे करी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों ने रेंट पे करा है अपने प्रेमाइसेस का, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, हमने कुछ वेजेस दी हैं सर हमने लोन जो लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। इस तरह के हमने कुछ खर्चे लिखे हैं, ठीक है, और ये सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं क्योंकि ये हमें हर मंथ हर ईयर करते रहना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। मान लो हम लोगों को सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज से 5 लाख रुपीज जनरेट हुए, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ 50,000, ठीक है, फिर हमें रेंट रिसीव हुआ 20,000 और मान लो कमीशन रिसीव हुई 30,000। ये सारा जो है ये हमारी इनकम है। अब अगर मैं इनकम का टोटल लगाऊं तो देखो हमारे पास इनकम हो गई 6 लाख रुपीस, ठीक है। अब अकाउंट्स में एक कंसेप्ट है बेटा जिसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन हम अभी के लिए ये समझ सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड के बराबर होना चाहिए, या क्रेडिट साइड डेबिट साइड के बराबर होना चाहिए। अब हमने जब भी हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हम जो भी विचएवर साइड इज ग्रेटर, विचएवर साइड इज ग्रेटर इज टोटल्ड फर्स्ट, यानी उस साइड का टोटल हम फर्स्ट करेंगे, पहले करेंगे, ठीक है। अब सर लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही साइड की वैल्यूज हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। मान लो हम लोगों ने सैलरी दे दी 1,50,000, ठीक है, हमने रेंट दे दिया 30,000, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 20,000, हम लोगों ने वेजेस पे कर दी मान लो 30,000, ठीक है, और हम लोगों ने इंटरेस्ट पे कर दिया 20,000, ठीक है। अब आपके सामने दोनों साइड के हैं, हमने जो पैसा कमाया उसमें से हमने ये सारे एक्सपेंसेस कर दिए। अब मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप बताइए लेफ्ट साइड का टोटल ज्यादा है या राइट साइड का टोटल ज्यादा है? राइट साइड का टोटल ज्यादा है जो हमने 6 लाख लगाया, लेकिन लेफ्ट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 150, 2 एंड 250, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पहले ही इसको टोटल लगा देंगे और लिख देंगे 6 लाख। सर ऐसा कैसा, ये कौन सी मैथ्स पढ़ा रहे हो आप? क्या ना, चाहे टोटल 6 लाख हो भी नहीं फिर भी लिख दो। बेटा ये लिखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम दो फिगर लिखेंगे, यानी हमारे पास इस साइड का टोटल कुछ आ रहा है लेकिन ये 6 लाख से कम है, तो वो कितना कम है, वो क्या हुआ हमारा? ऐसे समझो कि मेरी इनकम हुई 6 लाख और मेरा एक्सपेंस हो गया 2,50,000, तो मेरी क्या हुई? प्रॉफिट हुआ मुझे या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो हम उसको लिखते हैं टू प्रॉफिट। ये जो भी होता है ये बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी जो भी कुछ बचा होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2.5 लाख हैं तो बेसिकली हमारे पास 3,50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी आप लोगों ने मजाक ही मजाक में समझते समझते P&L बना लिया है। ये प्रॉपर ट्रेडिंग P&L तो नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि हम अपनी सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को एक साइड लिखेंगे, उसमें से हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और अगर
दो सिचुएशंस आ सकती हैं इसमें हमारे पास। क्या सिचुएशंस आएगी? सिचुएशन वन, या तो हमारी इनकम ग्रेटर देन होगी हमारे एक्सपेंस से, जैसा कि अभी सिचुएशन में है, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। या फिर क्या होगा? हमारी इनकम जो है वो हमारे एक्सपेंसेस से कम होगा, तो बट ऑब्वियस है लॉस होगा। तो यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमें क्लासिफाई करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि या तो आपने इसको समझने में गलती कर दी या कोई आइटम यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आपने लिख दिया, तो आपका प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आप बार बार बोल रहे थे कि ये ट्रेडिंग P&L में लिखा जाता है, तो इससे हमें या तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा या हमारा लॉस पता चलेगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, या फिर हम बोल दें कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी आपको बहुत समझना जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी बैलेंस शीट निकालने में कैसे मदद करती है। ठीक है, चलिए सर, आपने कहा कि कैपिटल रिसिप्ट्स, अभी अभी हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा? ठीक है सर, कैपिटल रिसिप्ट से हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या हुआ था अभी अभी? सर, हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हुई थी। सर, अब आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए एक एग्जाम्पल से। तो ठीक है, लो आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाते हैं। बेटा इसमें भी सेम हम दो ही साइड बनाएंगे। ठीक है, राइट साइड को हम कहेंगे एसेट साइड। कौन सी साइड? एसेट साइड। लेफ्ट साइड को क्या कहेंगे? लाइबिलिटी साइड। लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब मैं कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स लूंगा सिर्फ आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। मान लो कि आई स्टार्टेड माई बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है सर, अब कैपिटल 5 लाख रुपीस है तो लाइबिलिटी क्यों है? आप लोगों को इसको, अगर कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, आज की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं बेटा, ये फ्लो आपका तभी बनेगा जब आप फर्स्ट वीडियो से सारी चीज़ों को वापस देखोगे। वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों होती है। ठीक है, तो मैंने बोला मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ के साथ। ठीक है, तो अब उस 5 लाख रुपीज़ से मैंने पहले खरीद ली बिल्डिंग। क्या खरीद ली? बिल्डिंग खरीद ली, मान लो 2 लाख रुपीस की। ठीक है, फिर मैंने सपोज करो फर्नीचर खरीद लिया, मान लो 1,50,000 का। ठीक है, फिर मैं कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीद के ले आया 1 लाख रुपीस की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने कुछ स्टॉक खरीद लिया, जिस भी चीज़ को मैं डील करता हूँ मैं बिजनेस में, वो मैं खरीद के ले आया 2 लाख रुपीस का। ठीक है, फिर सपोज करो मेरे पास कैश भी पड़ा है 50,000। ठीक है, और मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है 30,000। अरे हाँ, मैं समझ गया आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर जब आपके पास 5 लाख रुपीस थे तो आपने इतने खर्च कैसे कर दिए। रुको बाबा, रुको जरा। अब देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा, 2 + 1.5, 3.5, 4.5, 6.5, 7 एंड 7,30,000। ठीक है, लेकिन सर आपने तो बिजनेस में 5 लाख रुपीस लगाए थे। बेटा अगर मैं ऐसा कह दूं कि मैंने कोई बैंक लोन लिया था 1,50,000 का। ठीक है, और मैंने सपोज करो कि मेरे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम क्रेडिट परचेज यानी उधार में माल खरीदते हैं। तो ये स्टॉक मान लो मैंने इसमें से 80,000 रुपीस का स्टॉक जो है वो क्रेडिट पे लिया था। तो अब हो गई टोटल बैलेंस शीट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से 7,30,000 एंड 7,30,000 दोनों साइड हो गई। ठीक है,
अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट का बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि जैसे ही मैं कोई कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल लिखूंगा आप लोगों के सामने, वही इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि एसेट कम होंगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल जिससे मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है ना, तो मैंने बोला सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹30,000। जैसे ही मैं कोई मेरी पुरानी मशीनरी बेचूंगा, क्या मुझे पैसा मिलेगा? इनफ्लो ऑफ मनी आएगा? आएगा सर। ये इनफ्लो ऑफ मनी कौन से नेचर का है? क्या ये इनफ्लो मुझे बार बार मिलेगा? नहीं सर, ये आपने एसेट्स बेची है तो कभी कभार मिलेगा। तो क्या ये मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है? हाँ सर, ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या जो मैंने लिखा था वही हो रहा है? हाँ सर, आपकी एक एसेट जो है वो कम हो गई। यानी अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर दूं 30,000, तो ये बच जाएगी इतनी 70,000। बट ऑब्वियस। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग लाइबिलिटी का, या सपोज करो, हाँ लाइबिलिटी का ले लेते हैं। मैंने कहा टुक अ बैंक लोन ऑफ ₹50,000। क्या ये भी मेरे लिए रिसिप्ट है? हाँ सर, बैंक लोन लोगे तो पैसा अंदर आएगा आपके पास, तो ये भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। अब बैंक लोन लेने की वजह से मेरी जो बैंक लोन है इसमें मान लो 50,000 रुपीज और बढ़ गए और ये अब होकर 2 लाख रुपीज हो गया। तो क्या मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है? यस सर, हुई है। तो क्या हमने अभी ऊपर जो पढ़ा था, कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से हमारी एसेट एंड लाइबिलिटी का बैलेंस इफेक्ट होता है, ये प्रूव हो गया? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का। जैसे कि हमने बोला परचेज्ड फर्नीचर, हम कुछ फर्नीचर और खरीद के लाए, कुछ बेंचेस और खरीद के लाए ना, ऑफ रुपीज मान लो 20,000। ठीक है, क्या जब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा, जब भी कोई एसेट खरीदूंगा, मेरे बिजनेस में से आउटफ्लो ऑफ मनी होगा? बट ऑब्वियस है। तो ये मेरा क्या हुआ सर? ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस वही इंप्लीकेशन की बात करते हैं। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है? बिल्कुल सर। आप फर्नीचर लेके आए हो 20,000 का और, ठीक है ना, आप 20,000 का फर्नीचर और लेके आए हो, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू हो गई 1,70,000। एग्जैक्टली। एक एग्जांपल लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का और, जिसमें मैंने किया रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। मान लो मेरा 2 लाख का लोन था, अब मैंने इसमें से 1 लाख रुपीस पे कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा सर? ये सर आपका जो बैंक लोन है वो रिफ्लेक्ट करेगा, अब बैंक लोन 2 लाख का था, अब वो आपका बैंक लोन रिफ्लेक्ट करेगा 1 लाख रुपीस पे। ठीक है, जो पहले 2 लाख रुपीस था। तो क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो गई? यस सर। तो क्या हमारा कंक्लूजन सही निकला है? सर इससे आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, पहला वाला कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए, दूसरा वाला एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आशीष सर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छे से क्यों समझा रहे हैं हम लोगों को? क्योंकि यही
बेसिस बनेगा हमारे पी एंड एल बैलेंस शीट की फॉर्मेशन की नॉलेज का। अगर हम इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लेमैन टर्म में मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां पर हम कुछ और बाकी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। अब हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बच गए हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मोटी मोटे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म थे वो हम लोगों ने करे हैं। एक इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो बच गया है, जो एक्सपेंडिचर नेचर का ही है लेकिन वो रेवेन्यू नेचर का भी है, यानी उसमें दोनों के नेचर हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज ए काइंड ऑफ हाइब्रिड सिस्टम जिसके अंदर रेवेन्यू नेचर की भी क्वालिटीज़ हैं और कैपिटल नेचर की भी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए आज अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों का फ्लो टूट जाएगा। इसीलिए आज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसे नोट करें, इसे अच्छे से बार बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार और देखें, और अपने फेलो फ्रेंड्स के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर एंड राधे राधे।